गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो चैप्टर है क्लास 8 में वो हिस्ट्री में है फ्रॉम ट्रेड टू टर्सरी। फ्रॉम ट्रेड टू टर्सरी में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड से आई थी वो कब आई थी इंडिया के अंदर। इन बहुत सारी चीज़ों को हम इसमें स्टडी करेंगे। अपने कैसे यहाँ पे अपने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए, कैसे कैसे क्या हुआ और कैसे कैसे ब्रिटिश साम्राज्य इंडिया के अंदर स्थापित हुआ। तो इन सब चीज़ों का मैं यहाँ पे आपको डिटेल में इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम टॉपिक है वो मेन टॉपिक है हमारा कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो आई थी इंडिया के अंदर वो कब आई। तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का मतलब है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, तो और कुछ पुर्तगालीज थे, पुर्तगालीज लोग आए थे इंडिया के अंदर। तो ये बहुत से लोग इंडिया के अंदर इन्होंने क्या किया कि ट्रेड करने का अपना डिसीजन बनाया कि इंडिया के अंदर जाके ट्रेड करते हैं। तो उसमें सबसे जो मुख्य कदम था वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि 31 दिसंबर 1600 को ये विद सोल राइट के साथ आई। विद सोल राइट, विद सोल राइट का मतलब है कि एक ऐसा अधिकार लेके आई ब्रिटेन से टू ट्रेड विद द ईस्ट फ्रॉम ए रॉयल चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। मतलब जो उस टाइम इंग्लैंड में जो क्वीन थी वो एलिजाबेथ फर्स्ट थी। तो वहाँ से एक चार्टर, चार्टर कहते हैं एक ऐसी चीज़, एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आई वहाँ से कि जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि आप लोग ईस्ट के साथ यानी इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और सोल राइट, सोल राइट का मतलब होता है कि इन्होंने एक ऐसा राइट्स प्राप्त किया कि ब्रिटेन से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया के अंदर जाके ट्रेड कर सकती है, व्यापार कर सकती है, कोई और कंपनी ब्रिटेन से नहीं जा पाएगी। तो सोल राइट का मतलब हम यहाँ पे समझेंगे कि एक इकलौता अधिकार इन्होंने प्राप्त किया कि हमें ही सिर्फ ब्रिटेन से इंडिया के अंदर जाके ट्रेड करने का अधिकार प्राप्त हो। तो इन लोगों ने क्या किया, फर्स्ट स्टेशन बनाया अपना 1608 में इंडिया के अंदर। और कैप्टन डब्ल्यू हॉस्टिंग वहाँ पे ये 1608 से 1611 यानी 3 ईयर्स तक ये मुगल एम्परर जहांगीर थे। मुगल एम्परर जहांगीर थे तो इनके कोर्ट में इनके पास रहे किंग एलिजाबेथ के कहने पर। तो 3 साल तक ये ऐसे ही इनके साथ रहते रहे। तो उसके बाद इन्होंने गुजरात के अंदर भरूच और अहमदाबाद में अपनी कुछ इंडस्ट्रीज फैक्ट्री लगानी स्टार्ट की। और इसी के साथ साथ में कुछ डच लोग भी, जैसे डच, फ्रेंच और पुर्तगालीज है ना, ये लोग भी। अब देखो ब्रिटेन को तो इन्होंने रोक दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी नहीं जाएगी वहाँ पे ट्रेड करने के लिए। लेकिन अदर कंट्रीज तो फ्री थे ना, तो अदर कंट्रीज आ सकते थे। तो वहाँ से कौन कौन आया, डच, फ्रेंच एंड पुर्तगालीज, ठीक है ना। अब जब ये लोग आए तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे एक ट्रेड वार छिड़ गया। ट्रेड वार मतलब व्यापार युद्ध, दुकानदारी, मंडी लग गई एक तरह से इंडिया के अंदर व्यापार करने वाली। तो उससे क्या हुआ, अब जब एक देखिए इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मूला है, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया कि जब डिमांड बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, जब डिमांड बढ़ जाती है तो सबसे पहले क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी, ये डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब जब डिमांड बढ़ेगी, भाई खरीदार ज़्यादा हो जाएंगे सामान खरीदने वाले। सपोज कीजिए एक चीज़ 10 रुपीज़ की मिल रही है, कोई भी चीज़, और उसको खरीदने वाले 2 बंदे हैं। लेकिन उसी दिन क्या हुआ कि वो हमारे पास वो जो चीज़ थी वो 5 ही है संख्या में, और खरीदने वाले आगे वहाँ पे 10 हो गए। तो क्या होगा, राइज इन प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइज इन प्राइस, क्योंकि वो 10 लोग खरीदने वाले हैं और जो हमारी बेचने वाली चीज़ें हैं वो कितनी हैं, ओनली 5 हैं। तो वो क्या करेंगे, 10 के 10 उसके रेट बढ़ाएंगे। वो कहेगा मैं 10 में खरीदूंगा, मैं 11 में खरीदूंगा, वो 12 में खरीदेगा, तो 15, 20। तो इससे होता क्या है, तो इससे प्राइस राइज हो जाते हैं। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेंगे। लेकिन जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, जो कंपनी का, ये इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला है, जो प्रॉफिट होता है वो क्या हो जाता है, मैंने देखो आप ये नीचे एरो कर रहा हूँ, जो प्रॉफिट होता है कंपनी का वो कम हो जाता है। क्योंकि इसमें लॉस किसको हो रहा है, जो बनाने वाली कंपनी है उसको लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो लॉस हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत सारा सामान
जहाँ से वो खरीद के लाएगी। ये एक तरह से रॉ मटेरियल की बात चल रही है, जो रॉ मटेरियल वहाँ से खरीद के लाते थे बेचने के लिए वो लोग, तो उन्हें महंगा मिलना शुरू हो गया क्योंकि खरीदार बढ़ गई। अब महंगा बढ़ा तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो घट गया, क्योंकि वो जो सामान बनाने के लिए, सामान बेचने के लिए, जब उसको खरीद ही महंगे रेट में रही है, तो फिर प्रॉफिट कहाँ से कमा लेगी आगे बेचने के लिए। ठीक है ना? तो ये इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला है, इसको हम समझ सकते हैं। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगी तो जो प्रॉफिट है, जो खरीदार का प्रॉफिट है, वो कम हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे ट्रेड वार छिड़ गया। ठीक है ना? तो ट्रेड वार छिड़ने से क्या हुआ, कंपनियां भाई, जो इंडिया के अंदर कंपनी काम कर रही थी, चाहे वो फ्रेंच थे, चाहे वो डच थे, चाहे वो पुर्तगालीज थे, चाहे वो ब्रिटिश थे, तो क्या हुआ, उनका प्रॉफिट कम होने लगा। तो अब उन्होंने धीरे धीरे क्या स्टार्ट किया, उन्होंने धीरे धीरे गवर्नमेंट से बात करनी शुरू की। तो फिर क्या हुआ, कन्क्विस्ट ऑफ बंगाल की शुरुआत हुई यहाँ पे। और कन्क्विस्ट ऑफ बंगाल की मैं बात करूँ, तो कन्क्विस्ट ऑफ बंगाल में द पैराडाइज ऑन द अर्थ, कन्क्विस्ट बंगाल को पृथ्वी के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर उस टाइम पे एक स्वर्ग माना जाता था, क्योंकि बंगाल के अंदर उस वक्त जो है कॉटन, जूट, है ना, चाय, एंड आप कह सकते हैं जितने भी स्पाइसेस हैं हमारे, जितने भी हमारे स्पाइसेस होते होते हैं, पीपर, काली मिर्च वगैरह, तो ये लोग क्या करते थे कि ये सब सामान खरीद करके यहाँ से ले जाते थे सस्ते दामों में, क्योंकि ब्रिटेन और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें स्पाइसेस नहीं होते हैं, है ना, उसमें कॉटन नहीं होती है, तो उसको वहाँ पे महंगे दामों में बेचते थे। तो इससे बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाते थे। तो कहाँ-कहाँ से लोग आते थे, हॉलैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड से। ठीक है ना? तो अब क्या किया है इन कंपनीज ने, ऑल यूरोपियन कंपनीज इस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेटलमेंट्स इन बंगाल। तो इन्होंने बंगाल के अंदर अपने अपने एक तरह से स्टेशन स्थापित कर लिए, अपनी फैक्ट्रीज बना ली, अपने ठिए बना लिए हिंदी में कहें तो वहाँ पे जिससे अपने इन्होंने एम्प्लॉयज़ रखने शुरू कर दिए, अपना स्टॉक रखना शुरू कर दिया, सामान खरीद के लाते थे मार्केट से, और सारा स्टॉक कहाँ रखते थे, अपने जो इन्होंने गोडाउन बनाए थे वहाँ पे। तो हर देश की जितनी भी कंपनीज थी उन्होंने अपने स्टेशन बनाए वहाँ पे। ठीक है ना? तो अब उन्होंने क्या किया उस टाइम पे जो जो केंद्र में यानी सेंटर में दिल्ली पे, यानी पूरे इंडिया के अंदर मैं बात करूँ, जो शासन चल रहा था, जो रूल था, वो मुगल एम्परर औरंगजेब का था। ठीक है ना? तो इन्होंने औरंगजेब से क्या किया, औरंगजेब से एक फरमान कह सकते हैं कि फरमान कह सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट पास करवा लिया। तो उसमें क्या हुआ कि औरंगजेब ने पास किया कि ये जो ब्रिटिश कंपनी है, केवल ब्रिटेन से जो कंपनी आई है, इसके ऊपर मैं ट्रेड करने के लिए टैक्स नहीं लगाऊंगा, टैक्स फ्री कर दिया। क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। औरंगजेब से बातचीत कर करके एक फरमान जारी करवाया, और ब्रिटेन ने अपने आप को टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए सहमति ले ली। किससे, औरंगजेब से, क्योंकि उस टाइम दिल्ली में जो सरकार थी इंडिया के अंदर किसकी थी, शासन कौन था, राजा कौन था, औरंगजेब था। लेकिन ये चलता रहा कुछ टाइम तक तो ऐसे ही, तो ट्रेड फ्री सॉरी टैक्स फ्री ट्रेड चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है, तो इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री बंगाल नियर हुगली रिवर इन 1651, तो उसके बाद जब औरंगजेब से बातचीत हो गई, तो 1651 में इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री लगाई हुगली रिवर के किनारे पर। और कोलकाता, सुतनाती एंड गोविंदपुर, ये 3 गाँव हैं। अब इन लोग ब्रिटेन, देखो जो अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिश थे, वो होशियार थे। उन्होंने फूट डाल के, और जो ब्राइब यानी रिश्वत की जो शुरुआत की थी इंडिया के अंदर, वो भी इन लोगों ने की थी। तो उन्होंने क्या किया कि औरंगजेब के जो ऑफिसर थे, नीचे ऑफिशियल थे, जो काम करने वाले अधिकारी थे, तो उनके साथ सेटलमेंट किया, उनको रिश्वत दी, और रिश्वत दे करके 3 गाँव के अंदर अपना जमींदारा शुरू कर लिया। कोलकाता, जिसको आज बहुत बड़ा शहर बन चुका है, सुल्तानाती एंड गोविंदपुर, इन 3 गाँवों में अपनी ज़िम्मेदारी कर ली। वहाँ की ज़मीन खेती पे अपना अधिकार कर लिया, और वहाँ की जो खेती थी, वहाँ से जो किसान खेती करते थे, वो सब इनके अंडर में आ गई। वो कैसे किया इन्होंने? रिश्वत दे करके। किसको? औरंगज़ेब के जो ऑफ़िसर्स थे, बड़े ऑफ़िसर्स थे, उनको रिश्वत दे करके। अब होता क्या है कि औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। अब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है, तो जैसे अभी भी आप देख रहे हैं कि एक इंडिया की सरकार होती है, फिर एक हर स्टेट में सरकार होती है। कोई वेस्ट बंगाल की है, कोई उत्तर प्रदेश की है, कोई पंजाब की है, कोई हरियाणा की है, वहाँ के भी अलग सीएम होते हैं। तो जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे जो बंगाल और ओडिशा के अंदर जो शासन था उस टाइम, जो वहाँ के राजा थे, वो थे मुर्शीद कुली खान, उनके अंडर में आते थे, और अली वर्दी खान थे। और अली वर्दी खान के अंडर में मुर्शीद कुली खान काम करते थे। ठीक है ना? तो इन लोगों ने फिर क्या किया, भाई हम तो ऐसे टैक्स फ्री, इसको मना कर दिया, टैक्स फ्री हम नहीं करने देंगे।
टैक्स फ्री ट्रेड हम इंडिया में नहीं करने देंगे। ठीक है, औरंगजेब ने किया था, हम उनकी बात को आगे नहीं मानेंगे। तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो ये सिराजुद्दौला, ठीक है ना। अब अलीवर्दी खान के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे 2-3 साल के बाद इनकी डेथ हो जाती है। और इन्होंने मना भी किया, लेकिन उनकी बात वो नहीं माने, ऐसे ही चलता रहा कुछ 1-2 साल तक, तो ऐसे ही चलता रहा। फिर 1756 में, ठीक है ना, 1756 में सिराजुद्दौला रूलर हुए। और उन्होंने क्या किया कि, सॉरी ये 16 आएगा, 1656। सिराजुद्दौला जो इनके ग्रैंडसन थे, अलीवर्दी खान के ग्रैंडसन थे, पुत्र थे इनके। तो इनकी डेथ के बाद सिराजुद्दौला वहाँ के राजा बन गए। तो अब सिराजुद्दौला ने भी फिर वही काम शुरू किया कि हम ट्रेड फ्री बिजनेस नहीं करने देंगे प्राइवेट कंपनीज को, उन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। और फिर इन लोगों ने क्या किया, अब ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था कि अपने, मैंने बताया था कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है। फोर्टिफिकेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि इन लोगों ने उस टाइम पे क्या था कि शिप के द्वारा ट्रेड होता था, यानी शिप के द्वारा सामान को एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता था। तो अब उसके लिए क्या करते थे कि सारे सामान को पूरे कंट्री से इकट्ठा करते थे, पूरे बंगाल से, पूरे उड़ीसा से, और एक वहाँ पे अपने कुछ गोडाउन बना रखे थे समुद्र के किनारे वहाँ पे। और उस गोडाउन को क्या किया ना, फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट किया। फोर्टिफिकेशन बोलते हैं किलाबंदी को। किसको बोलते हैं? किलाबंदी। यानी जिससे कोई हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारे सामान को ना चुरा ले, इंडिया की गवर्नमेंट भी कभी हमारे ऊपर ना कर ले, तो किलाबंदी करनी शुरू कर दी। तो इससे सिराजुद्दौला को गुस्सा आना शुरू हो गया कि भाई हमारे देश में हमारी परमिशन के बिना किलाबंदी शुरू कर दी इन लोगों ने। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, तो इसको स्टॉप करने के लिए अपनी कुछ सेना भेजी वहाँ पे, और इसमें बॉम्ब ब्लास्ट करवाए और इनके एक आध किले को तोड़ दिया। तो उसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव पूरी ब्रिटिश साम्राज्य को उस टाइम पे इंडिया के अंदर उसके एक अधिकारी थे यहाँ पे, तो वो फिर इससे मिलते हैं सिराजुद्दौला से आकर के, और सिराजुद्दौला से बातचीत करते हैं। तो कुछ दिनों तक तो वो कहते हैं कि ठीक है, नहीं हमारा चलता रहेगा। लेकिन फिर जो ये रॉबर्ट क्लाइव थे, जो रॉबर्ट क्लाइव मैंने यहाँ पे बताया है, रॉबर्ट क्लाइव बड़े होशियार थे, अंग्रेज लोग बड़े होशियार थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सोचा कि अब हमारा ऐसे काम चलने वाला नहीं है, हमें यहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाना ही पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, तो उसके बाद द बैटल ऑफ प्लासी की शुरुआत हुई। एक मीर जाफर थे, मीर जाफर कहाँ थे, सिराजुद्दौला के साथ में काम करने वाले थे, इनके कमांडर थे, चीफ कमांडर। तो इनको फिर इन्होंने इनसे बातचीत की धीरे धीरे अपने गुप्तचरों के हिसाब से, और इनको कहा कि अगर तुम, जो हमारा युद्ध होने वाला है, अगर तुम इसमें हमारे खिलाफ नहीं लड़ोगे, अपने राजा सिराजुद्दौला की मदद नहीं करोगे, तो हम जैसे ही सिराजुद्दौला हार जाएगा तो तुम्हें यहाँ का राजा बना देंगे। यानी इसको एक लालच दे दिया मीर जाफर को, ठीक है ना। तो अब जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में, तो ये मीर जाफर कमांडर था, ठीक है ना, आर्मी का सिराजुद्दौला की। तो ये आया तो लड़ने जरूर, लेकिन अलग साइड में खड़ा हो गया। इसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्मी का एक कमांडर था, उसकी बात को मानती थी। तो इसने वहाँ पे विद्रोह किया, और कॉमन रहा ये, और युद्ध करने से मना कर दिया। और इसी वजह से सिराजुद्दौला युद्ध हार जाता है। युद्ध नहीं हारता अगर मीर जाफर सिराजुद्दौला को पूरा कंप्लीटली सपोर्ट करता। तो मीर जो सिराजुद्दौला था वो युद्ध क्यों हारा, क्यों उसकी डिफीट हुई? क्योंकि मीर जाफर उसके कमांडर ने उसका साथ देने से वहाँ पे इनकार कर दिया था, ठीक है ना। तो आफ्टर बैटल क्या होता है, फिर मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया जाता है, बंगाल और उड़ीसा का। और इसको बोलते हैं पपेट नवाब। इसकी तलाश थी अंग्रेजों को, उसको बोलते हैं पपेट नवाब। पपेट नवाब मतलब एक कठपुतली, कि जैसा हम चाहेंगे वैसा करेगा, ठीक है ना। कैसा करेगा? जैसा हम चाहेंगे वैसे रूल बनाएगा, हमसे टैक्स नहीं लेगा। तो उसको नवाब तो बना दिया, लेकिन चलती किसकी थी? अंग्रेजों की, ठीक है ना। तो इसका ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको अगले पार्ट को मैं दोबारा से फिर आपको समझाऊंगा। जहाँ तक आपको पढ़ा, मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और चैप्टर को समझें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।